बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। राउंड 3 का चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के हवाले से था। जिस तरह मैं आपको हर लेक्चर के अंदर पहले थोड़ा सा पीछे जो हमने लेक्चर पढ़े हुए हैं, टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, उनके हवाले से बताता हूँ कि सेल साइकिल हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल का जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ पहले से कि सेल साइकिल सेल के अंदर होने वाले वो इवेंट्स हैं जिनमें सेल बनने से लेकर डिवाइड होने तक उसके अंदर आते हैं। फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल के दो फेजेस हैं। एक को आप एम फेज का नाम देते हैं और दूसरे को आप लोग नाम देते हैं इंटरफेज का। एम फेज शॉर्ट होती है, इसे माइटोटिक फेज का नाम देते हैं और इसमें सेल जाकर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जबकि इंटरफेज में सेल अपने आप को क्या करता है, जाकर प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर डिवीजन दो किस्म की होती है, या तो वो माइटोसिस के जरिए होती है या मियोसिस के जरिए होती है। माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि एक सेल अपने आप को दो के अंदर डिवाइड करता है, लेकिन शर्त यह है कि क्रोमोसोम की तादाद जितना पेरेंट्स के अंदर है उतना ही डॉटर के अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने आपको मियोसिस में बताया था कि एक सेल अपने आप को 4 में डिवाइड करता है, मगर शर्त ये कि जितना क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट्स में है उससे हाफ जो है वो डॉटर के अंदर होनी चाहिए। तो ये माइटोसिस और मियोसिस। फिर इसमें हमने उसके फेजेस पढ़े थे, माइटोसिस के फेज पढ़े थे, मियोसिस के फेज पढ़े थे। फिर मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस के फेजेस में बताया था कि इन फेजेस की जो तरतीब है वो चेंज नहीं करनी। यहाँ पर फिर मैंने आपको दो सेल्स के हवाले जो शॉर्ट के अंदर भी लगते हैं उनके हवाले से बताया था कि जर्मलाइन सेल्स और दूसरे आपके पास सोमैटिक सेल्स थे। जर्मलाइन सेल्स का मैंने आपको बताया था कि ये गैमीट्स बनाते हैं एंड इट कैन डिवाइड बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। ऑन द अदर साइड somatic cells can be divided by the help of mitosis and it can form our body, कि ये हमारी बॉडी बनाते हैं। और जो जर्मलाइन सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जाकर गैमीट्स को बनाते हैं। फिर मैंने आपको माइटोसिस की इंपॉर्टेंस के हवाले से बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेल रिप्लेसमेंट के हवाले से, जिसमें हमने सेल रीजनरेशन के हवाले से डिस्कस किया था। और इसके अलावा इसके जो अंदर जो एरर्स होती हैं उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि ट्यूमर्स क्रिएट करती है ये। उसके बाद मैंने मियोसिस की आपको फेजेस बताए थे और मियोसिस 2 आपको बताया था। आज हमने मियोसिस की इंपॉर्टेंस और उसके अंदर होने वाली जो एरर्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करना है। आपने याद रखना है कि मियोसिस का मैंने आपको जिस तरह पहले बताया हुआ है कि मियोसिस का काम क्या है। मियोसिस का काम ये है कि एक सेल को 4 में डिवाइड करना, बट शर्त क्या है कि जो क्रोमोसोम की तादाद है वो डॉटर सेल्स के अंदर हाफ रहे पेरेंट सेल के निस्बत। फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल के अंदर 46 है तो डॉटर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम जो है वो आने चाहिए। यानी कि अगर पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉइड है तो जो डॉटर सेल है वो क्या होना चाहिए, वो हैप्लॉइड होना चाहिए। डिप्लॉइड जिस तरह जिसमें जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर की सूरत में पाए जाए, और हैप्लॉइड जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ रह जाती है किस चीज की निस्बत, पेरेंट सेल की निस्बत। तो वो सारा काम जो है वो मियोसिस के जिम्मे होता है और मियोसिस ने ये नॉर्मल डिवीजन जो है ये करानी होती है। आज हम इंपॉर्टेंस इसकी देखते हैं। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स के नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखना है। मेंटेन कैसे रखना है कि क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट्स की निस्बत हैप्लॉइड होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट हैप्लॉइड है तो जो आपके पास डॉटर है वो क्या होने चाहिए, हैप्लॉइड होने चाहिए। तो हमारे पास पहला टॉपिक ही यही है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर हमने देखना है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले इसका काम क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय अगस्त वाइसपर। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहले इसने इसको डिस्कवर किया था और इसने इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कवर किया था किस चीज के हवाले से, रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कवर किया और इनहेरिटेंस। रिप्रोडक्शन मतलब कि एक जानवर अपनी नस्ल को आगे रिप्रोड्यूस करता है। इनहेरिटेंस आपको पता है विरासत में, जिसमें जो कैरेक्टर है ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होती है कहां से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो उसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। तो इन दोनों के अंदर हमने डिस्कस करनी है किस चीज की, मियोसिस की जो इंपॉर्टेंस है कि मियोसिस के अंदर क्या रोल प्ले करती है। और इसको सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था अगस्त वाइस नाम साइंटिस्ट था, इसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब पहला इसका जो मियोसिस की इंपॉर्टेंस का पॉइंट है वो ये है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। जिसमें मैं आपको पहले कंसेप्ट दे चुका हूं कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम क्या है कि क्रोमोसोम की तादाद को नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के अंदर मेंटेन रखना। कि मेंटेन रखने से क्या मुराद है
कि हमारे पास पेरेंट जो है वो डिप्लॉयड है, तो जो हमारे पास डॉटर सेल बनने चाहिए वो हैप्लॉयड होने चाहिए। मतलब ये कि पेरेंट सेल के मुकाबले में उनकी तादाद जो है, उनमें क्रोमोसोम की जो तादाद है वो हाफ होनी चाहिए। जितना वो बताता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होती है। दूसरे नंबर पर ये क्या करती है, डिप्लॉयड गैमेट्स जो है जो पेरेंट के होते हैं उनको चेंज करती है किस चीज के अंदर, हैप्लॉयड गैमेट। हैप्लॉयड का कांसेप्ट मैं आपको बात दे चुका हूं पहले कि इसमें क्रोमोसोम पेयर के कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जाके जो हैप्लॉयड होते हैं इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ होती है। डिप्लॉयड को आपने याद रखना है कि डिप्लॉयड को 2n से भी शो करते हैं और जो हैप्लॉयड होता है इसे आप लोग 1n से भी शो करते हैं। 2n से मुराद है क्रोमोसोम कितना कंप्लीट है और 1n से मुराद है क्रोमोसोम कितना क्या होती है, हाफ होती है। नेक्स्ट वो आपको बताता है कि हैप्लॉयड गैमेट, जो हैप्लॉयड गैमेट्स बने, यानी कि यहां पर देखें कि हैप्लॉयड गैमेट्स बन चुके हैं, जब ये हैप्लॉयड गैमेट दोबारा आपस में यूनाइट होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो दोबारा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन है या नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी उनको दोबारा वो क्या कर देते हैं, उनको दोबारा वो डिप्लॉयड कर देते हैं। हैप्लॉयड गैमेट्स यूनाइट्स, ये दोबारा आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद दोबारा क्या करते हैं, डिप्लॉयड गैमेट्स बनाते हैं। कैसे, ये फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है, लेकिन ये दोनों जो है हैप्लॉयड गैमेट से बनते हैं। कैसे कि 23 जो है क्रोमोसोम्स वो फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम जो है ये मदर से आते हैं। तो जब ये दोनों आपस में, ये भी हैप्लॉयड है ये भी हैप्लॉयड है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये एक डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म है, ज़ाइगोट है, उसको बनाने में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद उसने कुछ फंजाई और प्रोटोजोआस की बात की है कि फंजाई और जो प्रोटोजोआ होते हैं ये अपने गैमेट्स बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। वजह क्या है, ये एमसीक्यू भी लग सकती है कि जो फंजाई हैं और कुछ जो प्रोटोजोआ हैं वो अपने गैमेट्स जो हैं वो माइटोसिस से क्यों बनाते हैं या किस चीज के जरिए बनाते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये माइटोसिस के जरिए अपने गैमेट्स इस वजह से बनाते हैं क्योंकि ये बनाते खुद पहले से ही हैप्लॉयड होते हैं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में सेम रहती है, तो इस वजह से ये माइटोसिस के जरिए क्या करते हैं अपने जो गैमेट्स हैं उनको बनाते हैं, इनमें मियोसिस का अमल नहीं होता। इसके अलावा उसने प्लांट्स की बात की है। प्लांट्स में आपने एक बात याद रखनी है कि प्लांट्स में होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि दो जो जनरेशन है वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही होती हैं कि एक जनरेशन जिसमें गैमेट्स बनते हैं वो उसे गैमेटोफाइट कहते हैं और दूसरी जिसमें स्पोर्स बनते हैं उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाती है और स्पोरोफाइट दोबारा किस चीज को बनाती है, गैमेटोफाइट। अब देखिए इसमें दोनों जनरेशन क्या कर रही हैं, दोनों जनरेशन एक्सचेंज हो रही है। ये भी आपने याद रखना है कि जिस तरह ये पहली क्या है, पहले आपके पास है गैमेटोफाइट, ठीक है, ये क्या बनाएगी, ये स्पोरोफाइट बनाएगी और स्पोरोफाइट दोबारा क्या बनाएगी, दोबारा ये बनाएगी गैमेटोफाइट। अब ये दोनों जनरेशन क्या हो रही है, अल्टरनेट हो रही है, तो इस वजह से इस नंबर को कहते हैं आप लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये क्या करती है, ये हैप्लॉयड स्पोर्स पैदा करती है बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, के इनमें मियोसिस का अमल होता है और हैप्लॉयड आपके पास जो स्पोर्स हैं वो मिलते हैं, उनसे फिर क्या होता है गैमेट्स बनते हैं और जब गैमेट्स आपस में यूनाइट होते हैं तो जो ज़ाइगोट बनता है वो दोबारा क्या होता है, वो दोबारा आपके पास डिप्लॉयड होता है। मतलब ये कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है फिर से सेम रहती है। अब इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंस है मियोसिस की वो है वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन के। वेरिएशन कहते हैं चेंजेस को। वेरिएशन हमेशा उस वक्त आती है जब न्यू कॉम्बिनेशन जीन्स के क्रोमोसोम्स के बनते हैं। और याद रखना है आपने कि मियोसिस के अंदर वेरिएशंस क्यों बनती हैं, वजह क्या है, वजह उसकी ये है कि मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स करते हैं और उस अमल को आप लोग नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। यानी कि जब दो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाला क्रोमोसोम्स अपना पार्ट इसको देगा और ये वाला क्रोमोसोम अपना पार्ट इसको देगा, तो ये न्यू कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इस अमल को आप लोग नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं और जब न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वेरिएशन आती है। वेरिएशन से ये मुराद कि उनकी जो कैरेक्टर है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। अब जिस तरह देखिए हमारे अंदर भी ऐसी है कि हम टोटली अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, हमारे कुछ कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं और बाकी जो कैरेक्टर है वो नई होती हैं। और वो नई कैरेक्टर कैसे आती हैं, बाय द हेल्प ऑफ
वेरिएशन क्या है कि जिसमें क्रोमोसोम जो है वो सेगमेंट्स का एक्सचेंज करते हैं एंड दिस विल बी नेम्ड एज क्रॉसिंग ओवर, और इसे आप लोग किसका नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें जेनेटिक मेकअप जो है वो पेरेंट सेल के निस्बत डिफरेंट हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है एरर इन मियोसिस, कि मियोसिस के अंदर क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। मियोसिस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे आप लोग नाम देते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है कि एनाफेज में अगर क्रोमोसोम्स नॉर्मल सेपरेट हो रहे हैं, नॉर्मल तरीके से अलग हो रहे हैं, तो उसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, डिसजंक्शन। यानी कि 4 सेल है तो चारों सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 23 होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल सेपरेशन है और ये कब होती है, ड्यूरिंग एनाफेज। और इस अमल को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, इसे आप लोग नाम देते हैं डिसजंक्शन का नाम देते हैं। इट इज अ नॉर्मल सेपरेशन इन एनाफेज, के एनाफेज के अंदर ये नॉर्मल सेपरेशन होती है। उसके बाद दूसरी होती है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या है कि अगर एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स आपस में जो सेपरेट हो रहे हैं उनकी सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती, यानी कि एक साइड के ऊपर क्रोमोसोम्स ज्यादा चले जाते हैं और दूसरी साइड के ऊपर क्रोमोसोम्स कम चले जाते हैं, तो इस अमल को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, इसे आप लोग नाम देते हैं नॉन डिसजंक्शन का। यानी कि क्रोमोसोम एनाफेज के दौरान नॉर्मल सेपरेट नहीं हुए। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 46 नहीं रहती, क्योंकि 46 है तो वो नॉर्मल होगा। जिस तरह हमारे अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 है, सो हम क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जब क्रोमोसोम की जो सेपरेशन है वो नॉर्मल नहीं होती, नॉन डिसजंक्शन होता है, तो उससे जो आने वाली जनरेशन है उनमें क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी नहीं रहती, मतलब ये कि सिमिलर नहीं रहती। क्रोमोसोम की तादाद या तो 46 हो जाती है या क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 45 हो जाती है, और ये एबनॉर्मलिटीज हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पैदा होती हैं। और इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जो नॉर्मल जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो नॉर्मल नहीं होगी। तो इस तरह ये नॉन डिसजंक्शन का जो प्रोसेस है ये आने वाली जनरेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आपको जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क जो है आपने लाजमी तौर पर अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। सी यू इन नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।